मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित किया। मंडला गोलमेज में बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सोलोनी सिडाना, पुलिस अधीक्षक राजा सकलेचा, सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमार, अपर कलेक्टर राजन सिंह सहित संबंधित उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभियान के तहत 1 से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश से लगभग 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोपे जाने वाले पौधों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करें। माता जी को साथ लेकर सेल्फी लें। अगर माता जी नहीं है तो उनके चित्र के साथ पौधा के साथ सेल्फी लें। अभियान के अंतर्गत निर्धारित वेबसाइट पर भी चित्र अपलोड किया जा सकता है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण के लिए संचालित किए गए इस अभियान में परिणामदायी बनाएं। जन भागीदारी के माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण को संवर्धन का प्रयास करें। 1 जुलाई का दिन पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष दिन रहने वाला है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता CRPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। अब दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के जीवन में अंगीकार होंगे। इससे सुविधा मिलेगी, अपनी संस्कृति और पर गर्व होगा। परिवहन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती है, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर और अधिक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य में बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट ज्ञानार्जन के तहत प्रदान की जाने वाली JEE तथा नीट परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रदान की जाने वाली कोचिंग के लिए शनिवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न अंचलों से कुल 350 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार JEE के लिए आयोजित परीक्षा में 83 तथा नीट के लिए आयोजित परीक्षा में 267 विद्यार्थी शामिल हुए। कक्षा 12वीं के अध्ययनरत तथा कक्षा 12वीं के उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो कोचिंग प्राप्त कर इन परीक्षाओं में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया। यह प्रवेश परीक्षा OMR सीट पर ली गई, जिसके तहत कलेक्टर डॉक्टर सोलोनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि विषय शिक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। प्रवेश परीक्षा के परिणाम 1 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। 2 जुलाई को अपराह्न 3 बजे से चयनित विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। JEE व नीट हेतु जुलाई प्रथम सप्ताह में उत्कृष्ट विद्यालय मंडला में कोचिंग प्रारंभ की जाएगी। मंडला शहर के हृदय स्थल स्थित महात्मा गांधी खेल मैदान परिसर में खेल आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। बता दें कि यह ओपन जिम बनाया गया है, परंतु रखरखाव हेतु इंतजाम नहीं है, जिसके कारण बाहरी लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है, तो वहीं बच्चे इन संसाधनों के साथ खेलते नजर आते हैं। वहीं रात्रि में यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा बना रहता है। यहाँ पर शराब नशा करने वाले बैठे रहते हैं। यहाँ पर रात्रि खेल आयोजन हेतु पर्याप्त लाइट, खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम, पानी की व्यवस्था नहीं है। परिसर में साफ सफाई स्वयं खिलाड़ियों को ही करना पड़ता है। बता दें कि यहाँ पर तीरंदाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी जैसे अनेकों आयोजन होते हैं, परंतु खिलाड़ी बच्चों को एक साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अलग अलग खेल व्यवस्थाएं होना अति आवश्यक है। मैदान में कंकड़ पत्थर से बच्चे चोटिल होते हैं। वैसे तो मंडला में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परंतु उनके खेलने लायक उपयुक्त मैदान न होने से बच्चे निराश रहते हैं। मंडला में खेल प्रतिभाएं निखर कर सामने आए, जिसके लिए महात्मा गांधी खेल मैदान में संपूर्ण व्यवस्थाओं का होना अति आवश्यक है। बताना तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? हर्ष। तो कौन सा? वाह वाह।
एक मामला फूलसागर से बकौरी के बीच स्थित सीएम राइज स्कूल सागर का है, जो कि करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर ठेकेदार एवं अन्य कर्मचारियों की मनमानी के चलते सीएम राइज स्कूल की गुणवत्ता को पूरी तरीके से लापरवाही के साथ किया जा रहा है। यहां पर निर्माणाधीन भवन में नाले के मलबे को निकालकर फिलिंग की जा रही है। अब इस तरह की फिलिंग करने के बाद कितने दिन यह फर्श चलेगा या बेस कितना मजबूत होगा, इसका स्वयं ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में जब ग्रामीण आवाज उठाते हैं तो ठेकेदार के गुर्गे लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। स्थिति यहां तक बन जाती है कि हथियार डंडे वाले भी निकल कर आ जाते हैं। यही घटनाक्रम सीएम राइज स्कूल सागर में देखने को मिला। ग्रामीणों ने इस संबंध में बात की गई तो सरपंच का कहना था कि हमारे यहाँ नाले से मलबा निकालकर निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल में फिलिंग की जा रही है, जिससे सीएम राइज की गुणवत्ता में सवाल उठता है। यह निर्माण गुणवत्ताहीन होने से आने वाले समय में इस स्कूल में कभी भी फर्श टूट सकता है। वहीं ग्रामीणों का जानकार लोगों का कहना है कि स्कूल की गुणवत्ता की जांच करवाई जाए और आगे का कार्य करवाया जाए। डाले पूरा कहाँ जा रहा है ये माल गाड़ी के साथ? ये किसके कहने से खोद रहा था? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा यही रुको ना, यही रुको। किसके कहने से खोद रहे थे भैया यहाँ पे? यहाँ पे वो सीएम राइज स्कूल चल रहा है। हाँ, तो मतलब उनके माध्यम से मतलब खोदने के लिए बोले थे यहाँ पे जो पंचायत वाले, तो उस माध्यम से मतलब खोद रहे थे सर। कितनी ट्राली अभी तक जा चुकी है? अभी तक लगभग 50-60 ट्राली। मजदूरी आपको मिल रही है बकायदा? हाँ, मैं तो आज ही आया हूँ सर चलाने के लिए मशीन। कितनी मजदूरी मिलती है इस पे? वो चलाने के मिलता है 500 रुपये। ये कौन सी जगह है? ये सर अभी तो नहीं मालूम सर, ये सागर है, मेरे को इतना मालूम कि ये सागर है करके। अच्छा, गाड़ी किसकी है ये? अरुण यादव। ख्याल से कल ही मेरे को संज्ञान में आया ये कि जो सीएम राइज फूलसागर के आसपास जो निर्माणाधीन है उसमें गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा मनमानी की जा रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, बाजू में नाला है, उसकी कापू निकाल के उसकी पुराई हो रही है। रेत की जो क्वालिटी है, बाकी मटेरियल, तो कल संज्ञान में आया है। और हम ऐसा चाहते हैं कि भाई ऐसे खासकर ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सीएम राइज बन रहे हैं, तो इसमें गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ऐसा मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी उम्मीद करता हूँ, जनप्रतिनिधियों से भी उम्मीद करता हूँ। और ये जो विषय आया है तो निश्चित तौर पे इसकी जांच करवाई जाएगी। और मटेरियल अब वहाँ पे जो भी लगेगा उसकी गुणवत्ता की पहले जांच होगी, इंजीनियरिंग जो होता है टेक्निकल, उसके बाद फिर हम उस पर सहमति देंगे। अदरवाइज ये इशू आगे भी बढ़ सकता है। नहीं, अब देखिए, सांसद जी का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, देश के भी बड़े नेता हैं वो, यहाँ भी पूरा लोकसभा क्षेत्र है। योजनाओं को वो यहाँ पे लाते हैं अपने प्रयास से, सांसद जी के प्रयास से बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ उनके द्वारा संचालित की जा रही है। पर उसकी मॉनिटरिंग करना सांसद जी खुद मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ बाकी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जैसे छोटे लोग हैं। तो अगर ऐसा विषय आया तो इस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा।
पूरा परिचय आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार चौक से है, इसी ग्राम का निवासी हूँ। गांव का पूरा नाम? सीएम राइस का काम चल रहा है, क्या कहना है आपका? गांव सागर में हमारे सीएम राइस बन रहा है। सीएम राइस की बिल्डिंग से संबंधित ठेकेदार बना रहा है। ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर अवैध पे उत्खनन करके पुराई करी जा रही है। सरकार की तरफ से ठेकेदार को पूरा पैसा मिला हुआ है, तो उसमें हमारा ये निवेदन है कि बाकायदा रॉयल्टी काट के बाकायदा जो भी उसका नियम है उसके करे, और ये फिलिंग में मिट्टी मुर्रम जो लगना चाहिए, जो उसमें ड्राइंग उसकी हो, एस्टीमेट जो हो, उसके हिसाब से उसका काम हो। मिट्टी मुर्रम पूरे का तो नींव मजबूत कैसे रहेगी साहब? अभी आप एक नाले की खुदाई चल रही, सरपंच साहब का नाम आ रहा है आपका कि वो खुदवा रहे हैं, क्या कहना है आपका? अब सरपंच साहब बताएंगे साहब, नाले में हमारे यदि गाँव में खुदाई हो रही, सरपंच साहब भी हैं, सरपंच साहब बताएंगे यदि वो खुदवा रहे होंगे हमें। नोट करिए आप किनारे यार, समझे नहीं यार। हाँ, कोई भी चीज जब बना समझ जाया करे थोड़ी बहुत। अरे अशोक मेरा नाम रूपलाल उइके, ग्राम पंचायत सागर का सरपंच हूँ मैं। यहाँ कौन सा नाला है वो है जिसकी खुदाई होकर यहाँ सीएम राइस में मिट्टी डाली जा रही है? ये दामोदर नाला है जी, दामोदर नाला है जी। यहाँ की मिट्टी खोद के जेसीबी से ले जाई जा रही है, कहाँ जा रही है मिट्टी? जी सीएम राइस स्कूल में आ रही है। आपका नाम आ रहा है कि आप खुदवा रहे हैं? जी नहीं। कब से बन रहा है सीएम राइस स्कूल? जी 3 महीना से काम चालू है। मिट्टी खुदाई हो रही है, वो गहरीकरण हो रहा है, वहाँ लोगों का कहना था। घुघरी विकासखंड के खोड़ा खुदरा ग्राम के ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उन्हें लगभग 4 महीनों से शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान से राशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण गरीब ग्रामीण मजबूरी में अधिक मूल्य का राशन बाजार से खरीद कर खा रहे हैं। अतः ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि उन्हें शासकीय राशन दुकान से राशन की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि गरीब ग्रामीणों को राशन के अनुसार कम रेट में राशन मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा जो सुविधा दी गई है उस सुविधा का लाभ उन्हें मिल सके और कम रेट में राशन मिल सके, जो कि अन्य जगह व अन्य स्थानों में मिल रहा है। लेकिन खोड़ा खुदरा ग्राम में 4 महीने हो गए हैं, अभी तक यहाँ पर राशन नहीं मिला है। खोड़ा खुदरा विकासखंड घुघरी, क्या समस्या लेकर आए? और राशन के लिए राशन नहीं मिल रहा है। कितने महीने हो गए? कुछ लोगों का 4 महीना का, 4 महीना हो गया, कुछ लोगों का 3 महीना का, अच्छा 2 महीना का। अभी राशन नहीं मिल रहा है तो फिर व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं? व्यवस्था ऐसे ही है, सब लोग परेशान है, इधर उधर से जब महंगे दाम में तो खरीदे रहे हैं सब लोग। बाजार से ले रहे हो? बाजार से। तो उसमें महंगा मिलता होगा राशन? महंगा तो मिलेगा सर, महंगा तो डबल पैसा मिल रहा है जी। तो ये कितने गाँव हैं, कौन कौन से गाँव हैं? खोड़ा खुदरा दोनों। अच्छा, अभी आपने आवेदन दिया है, क्या आपको आश्वासन मिला? एक बार पंचायत में बैठ के चर्चा किए थे सब लोग जी, तो सरपंच भी रहे, वर्तमान सरपंच। अच्छा अच्छा अच्छा, सबके बीच में हुआ था, लेकिन वो समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है ये जी। जी, आपका नाम? संतलाल धरवे। आप कहाँ से हैं सरपंच? खोड़ा खुदरा से जी। अभी राशन की समस्या हुई है, अभी आपने ज्ञापन भी दिया है, इसके पहले व्यवस्था कैसे होती थी? 3-4 महीने से लगातार अभी राशन नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक। तो अभी आवेदन किसके नाम पे दिया आपने? हम कलेक्टर मैडम से। व्यवस्था कैसे करते थे फिर खाने की? खाने की व्यवस्था वही बाजार से खरीद के खाते हैं जी। महंगा मिलता होगा? महंगा मिलता है, 25-30 रुपये किलो जी। तो अभी आश्वासन मिला आपको? हाँ, जांच करवाएंगे कह रहे हैं जी। राशन दुकानें कितनी ही वहाँ पे? एक पास में उमरिया है जी, और हमारे खोड़ा खुदरा में जी। नए आपराधिक कानून के प्रचार प्रसार करने मंडला पुलिस टीम थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम का आयोजन व लोगों के बीच पहुंचकर नए कानून की जानकारी दी जा रही है। विशेष जागरूकता कार्यशाला के तहत अभियान में महाराजपुर थाना द्वारा निजी हॉल में जागरूकता का आयोजन किया गया, जहां स्कूलों के बच्चों के साथ क्षेत्र के गणमान्य जनों ने हिस्सा लिया। महाराजपुर थाना प्रभारी ममता परस्ते के साथ थाना स्टाफ शामिल रहा। वहीं जहां कार्यशाला में एसडीओपी मंडला व एडिशनल एसपी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए नई भारतीय न्याय संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब भारतीय न्याय संहिता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी महाराष्ट्र थाना प्रभारी, स्कूल से आए हुए सभी शिक्षक, छात्राएं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आदरणीय श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला, श्री डॉक्टर अमित वर्मा सर, एसडीओपी महोदय श्री पीयूष मिश्रा सर उपस्थित है। हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि भारत सरकार द्वारा नया कानून 2023 का 1 जुलाई 2023 से लागू होना है। इसके संबंध में आप और हम सब एक दूसरे को इस सब चीज़ों से अवगत हो सके, जानकारी प्राप्त कर सके, इस हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि भारत पुराने समय से अंग्रेज काल से ही 1860 आईपीसी की और सीआरपीसी की और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में बदलाव किया गया है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो नया कानून बनाया गया है वो 25 दिसंबर 2023 को लागू किया गया था। जो 1 जुलाई को की जाएगी वो आईपीसी की जगह बीएनएस के तहत और सीआरपीसी की तरह बीएनएस के तहत। आप सभी जानते हैं कि अधिकतर जानते हैं सभी लोग कि मारपीट की धाराओं में 294 की धारा यूज की जाती है, पर अब ऐसा नहीं होगा। यदि आज से यदि कोई एफआईआर की जाती है, धारा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अधिकतर होता है कि आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बहुत समय से 1802 मर्डर के केस में कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है अमूमन बहुत से लोगों को मालूम है। इसलिए अब बीएनएस धारा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मारपीट की मात्रा 294 उसमें 296 का प्रयोग किया जाएगा। 302 में 103 का। आप और हमको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस कार्यशाला का प्रयोजन किया गया है। और आप ऐतिहासिक है क्योंकि संसद द्वारा पारित किए गए जो 3 जो दांडी कानून थे उसको संशोधित करके और आज से नया कानून लागू कर दिया गया है। और ये प्रोग्राम स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आखिरकार कोई भी कानून है वो जनता के लिए है, और अगर जनता को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और जनता तक ये मैसेज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक कमी है। तो हमारा उद्देश्य है कि इस प्रकार का एक छोटी सी मीटिंग करके और फिर मीडिया के माध्यम से इस कानून का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस संबंध में जानकारी हो सके। अब प्रश्न उठता है कि ये आखिर क्यों किया गया। तो देखिए, आप सबको मालूम है कि अंग्रेजों के समय से जो दांडी कानून थे वो लागू थे और 1860 की आईपीसी चली जा रही है, और इस कारण से कहीं ना कहीं ये आभास होता रहता था कि ये तो अंग्रेजों का कानून है। एक हमेशा ये भी धोखा लगता था कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को आज तक हम यूज कर रहे हैं, और अंग्रेजों ने जो उस समय कानून बनाया था वो अपने उसके लिए बनाया था, अपनी शासन करने के लिए बनाया था, परंतु जनता के सुविधा के लिए नहीं बनाया था। पर अब क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और जनोन्मुखी सरकार काम करती है जनता के लिए, तो हमारा उद्देश्य बनता है कि जो दिन प्रतिदिन के हमारे दांडी कानून है वो भी जनोन्मुखी होने चाहिए, और जो 150 साल पुराने जो कानून थे उसमें जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो बदलाव करने हैं वो बदलाव होने चाहिए, और ये नए भारत के नए कानून की तरीके से हैं ये। इसमें एक तो जो समय समय पर पुराने कानूनों में संशोधन होता रहता था, तो संशोधन हो होकर के बहुत सारी धाराएं उसमें ऐड होती थी, बहुत सारी धाराएं कटी, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के आधार पर कई परिवर्तन किए गए उसमें। लेकिन चूंकि वो एक लगातार परिवर्तन होने से वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता था, कहीं पर सेक्शन ए है कहीं पर बी है। तो एक तो इसमें ये भी काम किया गया है कि इसको नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है, सारे सेक्शंस को फिर से उस पर जो हमारा कानून था दंड भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको आप जानते थे, उसमें अपराध की व्याख्या होती थी और उसके बारे में दंड का प्रावधान होता था। अब उसकी जगह पर जो हमारा नया कानून है उसका नाम बना दिया गया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, उसका नाम रहेगा। उस पर अपराध क्या है, कौन सा काम अपराध होगा, कौन सा काम अपराध जमानती नहीं होंगे, किस कोर्ट द्वारा विचारणी होंगे, उस पर दंड क्या होगा, इसके संबंध में प्रावधानित किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। या उसे लगता है कि मुझे उसमें नहीं करना है, मुझे
में और मेरे साथ और भी घटना हुई है वो बढ़ाना चाहता है या उसके साथ जो घटना हुई उसने कम बताया, तो वो अपनी जो ई शिकायत है तो 3 दिन में उसके आने पे रजिस्टर्ड होती है, और यदि वो चाहता है कि मुझे नहीं करना है इसमें रजिस्टर्ड, तो वो उसको खारिज नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, और उसके द्वारा दोबारा एक लिखित शिकायत देकर उसमें 15 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर उसमें जाँच करके यदि कोई उसमें अपराध है तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये सुविधा दी गई है, बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग है या कोई नागरिक जो संकोचवश थाने नहीं आ सकता है, वो अपना ई शिकायत के माध्यम से अपनी सूचना, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए आप सभी को, अपने आसपास सभी को बताना है कि अपने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको देना होगा। यदि कोई भी FIR की जाती है उसमें अपना पूरा एड्रेस, नाम, पता सब सही और व्हाट्सएप नंबर देना होगा, जिसके माध्यम से आपको समय समय पर आपकी जो FIR हुई है उसमें जो क्या कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपको अवगत कराया जा सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि FIR होने के बाद, कोर्ट में केस जाने के बाद व्यक्ति सोचता है कि हमारे केस का क्या हुआ, कैसे पता करें। थाने भी आता है पता करने के लिए, पर थाने में होता है कि व्यवस्था की वजह से या बहुत सी बातें ऐसी होती है कि वो कोर्ट में न्यायालय भेज दिया गया है, न्यायालय से पता चलेगा, अब तो वहीं से पता कर पाएंगे। ऐसा बोलने से बेचारा निराश होकर चला जाता है। अब ऐसा नहीं है, नया नागरिक को अच्छी सुविधा दी गई है नागरिक को कि वो अपने जो केस लगाया है उसके बारे में उसको सरलता से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कोर्ट में केस जाने के बाद भी उसमें क्या निर्णय होना है उसके संबंध में भी उसे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी समय समय पर दी जाएगी, जिससे वो अपने केस के संबंध में अवगत हो जाएगा। एक और बात है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत है, अपने व्हाट्सएप, मोबाइल, उसके माध्यम से आप सभी लोग शिकायत करेंगे ही। और इसका एक सरल माध्यम है कि जो FIR होती थी इसमें घटना स्थल वगैरह, उसमें हम तो पुलिस के द्वारा तो फोटोज भी लिए जाते हैं, वीडियोग्राफी भी की जाती है, पर अब क्या हो गया है कि इसमें डायरेक्ट FIR के बाद घटना स्थल जाके जहाँ घटना हुई है जो गवाह है उनकी वीडियोग्राफी होगी, स्टेटमेंट होंगे, वो भी वीडियोग्राफी होगी, और वो अपन CD के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति जो बहुत पीड़ित परेशान रहता है वो अपने गवाह लाता है, स्टेटमेंट होते सब होते हैं, पर बाद में जाके वो कोर्ट केस पे अपनी कथन बदल देता है, जिससे उसका केस कमजोर हो जाता है। अब ऐसा कुछ ना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो के जो कथन होंगे उसकी साक्ष्य के रूप में कोर्ट जाएगा, तो वो क्या, वो अपनी कथन बदल नहीं पाएगा। इससे क्या होगी कि उसका जो न्याय है, जो उसको जो न्याय मिलना है उसको अच्छे से न्याय मिल पाएगा। इसलिए बहुत सी सुविधाएं नए कानून के तहत कोर्ट के अपने को भारत शासन के द्वारा दिया गया है। बहुत सी धाराओं को विलोपित किया गया है, क्योंकि बहुत 511 धाराएं थी, जिसमें से 358 धारा कर दी गई है, क्योंकि संख्यात्मक कम किया गया है, और पर उसमें जो विवरण है, सजा है, वो सब वही है। कुछ मामलों में, जैसे महिला संबंधी मामले हो गए, गंभीर मामले हो गए, उसमें धाराएं, उसमें सजा बढ़ाई गई है। क्योंकि जैसे अभी साहब के द्वारा बताया गया, चैन स्नेचिंग, लूट झपटमारी, इसमें महिलाएं जा रही है, उनके साथ लूट झपटमारी हो जाती थी, उसमें सख्त कार्रवाई की गई है, उसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। महिला के साथ जो शादी के बाद वादा करके उसके साथ गलत काम करना, उसमें भी सख्त कार्रवाई की गई है, उसमें भी धारा बढ़ा दी गई, उसमें भी सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। और महिला संबंधी मामलों में या गंभीर मामलों में जल्द से जल्द उसमें निकाल होगा, और आप सभी उसमें जो पीड़ित पक्ष है उसको इस चीज़ की जानकारी समय समय पर मिलती जाएगी। 90 दिन के अंदर उसको केस के संबंध में जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर से उसको संबंध जारी हो जाएगा, जिससे वो कहीं भी रहे तो अपना व्हाट्सएप चेक करेगा और उसको उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी कि उसको केस पे, कोर्ट में कथन देने के लिए जाना है। बहुत बार होता है कि पुलिस के पास समझ आता है, उसके घर तक जाती है, पर वो मिलता नहीं है। आसपास पूछते होते हैं मजदूरी के लिए गया, कहाँ गया मेरी वालू, कहाँ भेज गया, और वो उसका समझ रह जाता है। समझ के बाद से फिर वारंट, गिरफ्तारी वारंट, जमानती वारंट आता है और स्थायी वारंट होता है, साक्षी के लिए भी और जो आरोपी उसके लिए भी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ना मिलने की वजह से ये सब स्थिति बनती है। ये सब चीज़ें को सुलह और सरलता करने के लिए भारत शासन द्वारा जो नया कानून लाया गया है, उसमें व्हाट्सएप को भी, व्हाट्सएप के माध्यम से समझ जारी हो जाएंगे और लोगों को व्हाट्सएप से उनको मिल जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति मोबाइल यूज़ करता है और चलाता है और जानता है कि उसके मोबाइल में क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या नहीं, तो इस चीज़ की जानकारी से हमें तो मिलती रहेगी। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई है कि यदि वृद्ध महिला, बालिका, बच्चे और महिलाएं, और यदि वो चाहता है कि वो थाने में उसको कथन नहीं देने जाना है, उसे थाने नहीं जाना है, तो वो उसको जहाँ उसको सुटेबल जगह लगता है वो अपना बता देगा, वहीं पर जाके उसकी FIR भी की जाएगी और उसकी कथन भी दी जाएगी।
तो ये सब सुविधाएं दी गई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ये सब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अपने आसपास सभी को इस चीज़ से अवगत कराएंगे, जानकारी लेंगे, ताकि नया कानून है सबको जानकारी रख सके। जिस तरह से पुराने कानून के बारे में आप सभी जानते हैं, उसी तरह से आप सभी भी नए कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सभी को बताएंगे। श्रीमान मिश्रा साहब से निवेदन करूँगी नए कानून के संबंध में। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पर्पज यही है न केवल यहाँ पर कि हर थाना स्तर पर एक सभा जगह लोगों को बैठ करके कानून के बारे में बताया जा रहा है। न केवल मंडला में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करें कि हमारे यहाँ का जो सभी कानून थे, पहले जो कानून थे उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। 150 साल से लगभग वही कानून चल रहा था। 1860 में IPC आई, 1872 में CRPC 62 में, और उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुआ 1973 में। लेकिन छोटे मोटे अमेंडमेंट होते रहे, लेकिन ज़्यादा कोई विस्तृत रूप से नहीं हुआ। वो एक थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको भी काफी समय हो गया, करीब 1872 के आसपास की बात है, तब बना था। पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब वो क्या हो गई है, भारतीय न्याय संहिता। शासन का, सरकार का ये सोचना है अब हम दंड नहीं देंगे, हम न्याय करेंगे। मेन अवधारणा इस बात की यही है, पहले भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पीनल कोड, अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से इसको स्टार्ट किए हैं। धाराओं की संख्या में भी कमी आई है, और CRPC जो पहले गवर्न होता था वो PMSS हो गया है। तो उस देखिए IPC CR करें जाना चाहूंगा, यहाँ पर लॉ बैकग्राउंड के कितने लोग हैं? लॉ किसी ने किया है, कानून पढ़ा है आप लोगों ने? आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा चीजों को अभी समझने में कुछ वक्त लगेगा। कारण ये है कि हम हमेशा क्या देखते हैं, हमको कुछ धारा याद है, 420, 302, 376, 307, और वो सब लोग जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं 420 क्या होती है, मूवी तक बन चुकी है उसके नाम पे 420। अब वो सब धारा की संख्या चेंज हो गई है। हमें भी सोचे कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमने नया अधिनियम को लागू कर दिया। पास में जाइएगा और जो धाराएं हैं, धाराओं के बारे में समझिए, तो आपको लगेगा कि ये धाराएं वास्तव में उस वक्त उस समय की शासन था, उनने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। 1870 65 में किसका शासन था? अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। अब आप धाराओं के बारे में बात करें, एक धारा है लूट की, 392 लगता है लूट जमानत के अपराध नहीं है। भले कोई रोड से कोई आदमी निकल रहा है, किसी ने जबरदस्ती पकड़ कर 50 रुपये लूट दिया उसने, अब ये क्या है, जमानती नहीं है। क्यों बताइए? तो जमानती 50 रुपये बड़ी रकम भी नहीं है। तब भी कारण ये था कि पहले का जो शासन था, ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से चलाते थे और अपने संबंध जो उनके सपोर्टर थे उनके हिसाब से। पैसा किसके पास होता था? इन्हीं के पास होता था। चोरी यदि हो रही है तो नॉन अवेलेबल वो जेल जा रहा है। तो एक आपकी प्रेजेंस वहाँ पर इसको कंफर्मेशन देगी कि आप ही हैं वो जो शिकायत कर रहे हैं। बस ये एक आपको सहूलियत हो गई कि थाने में आप जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है, किसी को बहला फुसलाकर, कई बार ऐसा होता है, या मुंह दबाकर या किसी भी तरीके से कोई किडनैप कर रहा है। ये हमारे यहाँ बिछिया मवई के थोड़े से बच्चियों में ऐसा हुआ था, तो उसके बारे में मैं थोड़ा खुल के कहना चाहूंगी कि बच्चियों को काम के बहाने या रोजगार के बहाने या फिर किसी और अन्य बहाने की एक प्रलोभन दिया जाता है और उनको बहला फुसलाकर ले जाते हैं। तो मतलब इसके लिए तो पहले सबसे पहले शिक्षा आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, जो आप लोग कर रहे हो, और ये जो अशिक्षित है उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए कि किसी न किसी बहाने को शिक्षा से जुड़े। दूसरी चीज, फिर जैसे आपको कहीं ले जाता है कोई भी, पकड़ के आपको नहीं पता है और आप भागने में सक्षम होते हैं, वहां से निकल जाते हैं धीरे से कहीं भी, मान लीजिए जबलपुर ले जा रहे हैं आप कहीं और, जबलपुर से आगे चले गए, यूपी साइड ले गए, या भारत के किसी भी कोने में आपको ले जा रहे हैं, आप कहीं भी छूट कर भागने में सफल हुए तो आप वहीं से ही कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी कि आप जो जहाँ के रहवासी हैं, जो क्षेत्र पड़ता है, वो सारी चीजें थी। तो ये बहुत ज्यादा एक जानकारी आप सबको होना चाहिए, क्योंकि जो नया कानून बना है
वो ब्रिटिश काल को हटाकर हमारी जो वर्तमान की आवश्यकता है उसको देखकर बनाया गया है। तो इससे आप सभी सहमत होंगे कि हमारे लिए ये कानून बना है, इसीलिए आपको जानकारी दी जा रही है। अन्यथा कई लोग नहीं जाना थाने, बताना ही नहीं है, धीरे धीरे सहना है। और इन सब के लिए मैं वन स्टॉप सेंटर, और आजकल एक हब हो गया है सर, डिस्ट्रिक्ट हब, उसके अंतर्गत आप लोग तो हैं उसमें शामिल, तो डिस्ट्रिक्ट हब शामिल हो गया है, जिसमें कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी की आवश्यकता हो, आप सीधे संपर्क करें जो बस राष्ट्रीय गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए कब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए कब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ मंडला इकाई के द्वारा जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में विभिन्न मांगों का उल्लेख करते हुए नियमितीकरण भुगतान के अलावा बताया गया कि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संपर्क ऐप पर सहायिका की फोटो, नाश्ता, भोजन, उपस्थिति की जानकारी बंद कराई जाए। कार्यकर्ताओं पर सहायिका की पदोन्नति की आयु सीमा हटाई जाए। ऐसी विभिन्न मांगों के चलते सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ मंडला इकाई के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। किन बातों को लेकर सौंपा गया? हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो संपर्क ऐप है उसको पूर्ववत कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप में काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं जो संपर्क ऐप में हम लोगों से लिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों का ये सरकार से आग्रह है कि हम लोगों से दो ऐप पर एक ही काम ना लिए जाएं। जब हम लोग ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप में काम कर रहे हैं तो संपर्क ऐप को पूर्ववत कर दिया जाए। मैडम, संपर्क ऐप जो आप बता रही हैं उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? संपर्क ऐप में सबसे बड़ी दिक्कत तो एक तो डाटा की आ रही है, दूसरी नेटवर्क की आ रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी अधिक है कि हम अपनी ई अटेंडेंस लगा भी रहे हैं, सेल्फी ले भी रहे हैं, तो भी जब तक डाटा सिंक नहीं होता है वो शो नहीं होता है, और जब तक वो शो नहीं होता है तो हम अनुपस्थित ही माने जाएंगे, क्योंकि हमारी अटेंडेंस तो जब डाटा सिंक होगा तभी शो होगी। तो और सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है सर। मोबाइल जो हम लोग को दिए गए हैं सरकारी मोबाइल है ना, उनकी भी इतनी क्षमता नहीं है कि उन पर दो ऐप में काम किया जाए।
तो इस वजह से उसके बाद में फिर डाटा की राशि भी हम लोग को इतनी नहीं मिलती है कि हम लोग दो ऐप में काम कर सकें। नेटवर्क की प्रॉब्लम तो ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर बनी हुई है, जिससे कि हमारी कार्यकर्ता बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं और संपर्क ऐप में काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, क्योंकि दो ऐप का बोझ हमारा मोबाइल भी नहीं वहन कर पा रहा और नेटवर्क की भी समस्या बहुत बनी हुई है। अभी आपकी अटेंडेंस कैसे जाती है? अभी जो हम लोगों की अटेंडेंस है वर्तमान में, तो अब संपर्क स्टार्ट हो गया है तो उसी से जा रही है, लेकिन उससे पहले वो पोषण ट्रैकर के माध्यम से जाती थी। जी, तो और क्या मांगे हैं इस पे? इसके अलावा हम लोगों की और भी मांगे रखी गई हैं, जैसे अभी 2020 शिक्षा नीति के तहत गोइंग टू स्कूल कर दिया गया है 4 साल के बच्चों को, तो उससे हमारे अनौपचारिक शिक्षा वाले बच्चे जो हैं वो हमारी आंगनवाड़ी से स्कूल चले गए हैं। उसके लिए हमारी ये मांगे हैं कि जो वहाँ पर अलग से टीचर पदस्थ किए जा रहे हैं, अलग से टीचरों की नियुक्ति की जा रही है, तो वो टीचर्स की नियुक्ति अलग से ना करके हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को ही उसमें लिया जाए और उसमें मानदेय जो हमारा 13,000 है उससे अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारी मिनी कार्यकर्ता बहनें हैं उनको भी फुल करने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। वो लागू करवाने के लिए भी हमारी एक प्रमुख मांग है। और तीसरी मांग ये है कि हमको सभी शासकीय जो छुट्टियां हैं उनका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कार्यकर्ता बहनों को क्या है 13 छुट्टियां मात्र मिलती हैं। उसके अलावा जितनी भी शासकीय छुट्टियां रहती हैं, जितने भी शासकीय अवकाश रहते हैं, सभी में हमारी आंगनवाड़ी केंद्र ओपन रहते हैं और सभी में कार्यकर्ता बहनों को काम करना पड़ता है। तो हम लोगों का ये है कि जो भी शासकीय छुट्टियां रहती हैं उसका लाभ हमारी कार्यकर्ता बहनों को, सहायिका बहनों को, मिनी कार्यकर्ता बहनों को भी मिलना चाहिए। अभी ये जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है ये कितने दिनों का है? ये हम लोगों का 1 दिवसीय केंद्र बंद हड़ताल थी अभी, लेकिन 10 दिन के अंदर अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं तो फिर हम लोग 10 दिवस के बाद में एक लंबे आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। आपका परिचय मैडम? मैं प्रतीक्षा चौबे। किस पद पे हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की सचिव। परियोजना नारायणगंज से मैं ग्राम मैली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती राधा झारिया हूँ। मैं सभी बहनों की तरफ से ये मतलब बात रखना चाहती हूँ कि हम सभी लोगों से आंगनवाड़ियों में आंगनवाड़ी के अलावा अतिरिक्त काम लिया जाता है, जो गलत है। क्योंकि हम अपने बच्चे जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको हम जो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा देना चाहते हैं, परंतु हमसे अन्य काम लिया जाता है तो हम उनको अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा नहीं दे पाते, क्योंकि हमसे अन्य काम लिया जाता है। अगर हम एक काम करते से अभी हमारे यहाँ पोषण ट्रैकर ऐप है और पोषण ट्रैकर में हम लोग जो फोटो डाल रहे थे उसके साथ साथ अभी संपर्क ऐप चालू हो गया है। उसमें हम लोगों को, हमारी बहनों को बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है और जब नेटवर्क कहीं नहीं मिल पाता तो बहनों को 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है फोटो सबमिट करने के लिए। तो वह सबसे बड़ी दिक्कत है। हम सभी बहनों से ये आवाज है कि ये संपर्क ऐप बंद किया जाए ताकि हमारी बहनों को दिक्कत ना हो पाए। उसकी धन्यवाद। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी आवंटित क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए विभागीय योजनाओं की प्रगति लाएं। भ्रमण के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक फीडबैक प्राप्त करें तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करें। कलेक्टर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन जारी करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निजी अस्पतालों में फायर एनओसी के संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि योगीराज अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा अभी भी फायर एनओसी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई है, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि सभी स्कूल, छात्रावास एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन का उठाव निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं। जिले में होने वाली पौधारोपण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि बेहतर योजना तैयार कर क्रियान्वित करते हुए निर्देशित किया है कि उन्होंने कहा है कि पौधारोपण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करें, चिन्हित स्थलों पर गड्ढे आदि की तैयारियां पूर्ण कराएं। संबंधित जनपद सीईओ तथा सीएमओ नगरपालिका इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयोजन से आयोजित होने वाले
मध्य प्रदेश पर्यटन कुंज के राज्य स्तर से प्राप्त पोस्टर व का विमोचन कलेक्टर डॉक्टर सोलोनी सिडाना ने किया। आगामी 27 जुलाई को जिला स्तरीय पर्यटन क्विज आयोजन किया जाएगा। इसके विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने तथा स्कूल के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं करने पर कमिश्नर अभय वर्मा के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिंडरी के प्रभारी प्राचार्य फूलवती परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रभारी प्राचार्य फूलवती परस्ते द्वारा विद्यालय के 877 विद्यार्थियों में से केवल 554 बच्चों का ही प्रोफाइल पंजीयन कराया गया है तथा किसी भी बच्चे की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है। वन मंडल पूर्व सामान्य मंडला से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र मवई के अंतर्गत बीट सारसडोली के वन कक्ष क्रमांक RF 1179 में वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण की चेन लिंक प्रोसेसिंग तोड़कर अतिक्रमण का प्रयास हेतु लकड़ी से निर्मित 3 छोटे छोटे अस्थायी मचान पशुओं के लिए चारा रखने की व्यवस्था कर फागू पिता बिन्नू परस्ते एवं अन्य 2 लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। उक्त विषय पर संबंधितों को पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस बीट गार्ड द्वारा दिया गया था। 27 जून 2024 को वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के साथ परिक्षेत्र अधिकारी की उपस्थिति में वन रक्षक तथा सुरक्षा श्रमिकों की सहायता से अतिक्रमण के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर अतिक्रमण हटाया गया है। मंडला जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव-गांव और मंजरी टोले के मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीणों का आवागमन सुगम हुआ है। गांव-गांव और मंजरी टोले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पक्की सड़कों के माध्यम से जिला, तहसील और विकासखंड मुख्यालयों में जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन मंडला के द्वारा 70,65,000 रुपए की लागत से नैनपुर घूरवाड़ा रोड से गौरा छापर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पक्की सड़क बनाई गई है। नए कानून के प्रचार प्रसार जागरूकता हेतु जिला योजना भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, लोक अभियोजक अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष व मंडला SDOP ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में छात्र छात्राएं, शहर के गणमान्य नागरिक जन, प्रमुख वकील, पत्रकार जनों, स्कूल के शिक्षक जन उपस्थित रहे हैं। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, लोक अभियोजक अधिकारी व SDOP मंडला ने नए कानून की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसामान्य को दी। मैं पुनः SDO के साथ निवेदन करूंगा कि वो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का पुष्प से स्वागत करें। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक अधिनियम लागू हो गए हैं। जो पहले CRPC और IPC थी वो परिवर्तित हुई है। जनता को त्वरित न्याय मिल सके, अच्छा अनुसंधान हो सके, जनता को सुविधा हो सके, इस बात को दृष्टिगत करते हुए नए कानून अमल में लाए गए हैं। तो मैं सर्वप्रथम SDO के साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस नए कानून के संबंध में आप लोगों को बताएं, जानकारी साझा करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय मंडला जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, हमारे ADPO साहबान और हमारे समस्त मंडला शहर के गणमान्य नागरिकगण, जो ये नवीन आपराधिक अधिनियम है जो संसद के द्वारा पारित किए गए थे, उनको 1 जुलाई से लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी हुई है। आज वही तारीख है जब इन नए अधिनियमों को लागू हो चुके हैं। तो आवश्यक है कि ये चूंकि अधिनियम तब तक प्रभावी मतलब के लिए जब तक जनता तक ये ना पहुंचे, जिसकी सुविधा के लिए, जिसके लिए ये कानून है। तो एक ये छोटी सी कोशिश है हर थाना स्तर पर कि जो शहर के क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण हैं उन तक ये कानून का थोड़ा बहुत जानकारी पहुंचे और आपके माध्यम से अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि धीरे धीरे करके ये जो नया कानून है उस पर जो नया चीजें हैं, नई सुविधाएं हैं,
वो सभी लोगों तक पहुंच सके, ताकि जो वास्तविक उद्देश्य है आम जन इसका लाभ उठा सके। इस कानून की मूल मंशा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि जो हमारी न्याय प्रणाली है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, 3 आधारभूत कानूनों पर काम करता है। ये आईपीसी जिसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी जिसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रक्रिया संहिता है वो, और इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानूनों को परिवर्तित किया गया है। और जहां पर दंड का स्थान था तो उसको न्याय के रूप में न्याय रखा गया है। यानी कि एक मूल अवधारणा इस बात की है कि अब दंड नहीं बल्कि जस्टिस, न्याय पर फोकस किया जाएगा। इन कानूनों की मंशा ये है। नए कानून जो मामलों की पेंडेंसी होती थी, प्रकरणों के निराकरण में डिले होता था, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में पारदर्शिता नहीं रहती थी, टाइमलाइंस डाली गई हैं जिससे नागरिकों को जरूरी जानकारी मिल सके। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ जो FIR सूचना करता होता था निःशुल्क प्रति सिर्फ उसी को मिलती थी। अब अमेंडमेंट करके ये हो जाएगी जो पीड़ित व्यक्ति है, जो वास्तव में उस अपराध से पीड़ित है, उसको भी FIR की निःशुल्क कॉपी दी जाएगी। यदि कोई नीचे का है, 60 वर्ष से ऊपर का है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, शारीरिक मानसिक रूप से निरोग है, ऐसे व्यक्ति को स्वेच्छा से आना चाहता है तो ऐसी कोई रोक भी नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा। फिर कुछ और चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे जो अपराध 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के से दंडनीय है, उन अपराधों में ऐसे किसी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया जाता था। पहले प्रारंभिक जांच होगी, फिर प्रारंभिक जांच में 14 दिन के अंदर DSP साहब के परमिशन के बाद प्रारंभिक जांच की जाएगी, और प्रारंभिक जांच में यदि पाया जाएगा वास्तव में संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तभी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाएगी। अन्यथा कम के अपराध हैं उसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि DSP साहब की परमिशन ना हो। अगर वह व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र का है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ये हर अपराध में नहीं है, सिर्फ जो 3 साल से छोटे अपराध हैं उन अपराधों में उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर अगर कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान है, गिरफ्तारी तो 6 घंटे के भीतर किसी चोर को कोई व्यक्ति पकड़ता है प्राइवेट व्यक्ति अपने घर में, तो उसको 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना पड़ेगा। पहले ऐसी कोई टाइम लाइन नहीं थी। फिर अगर किसी गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई चीज मिलती है, आपसे लेती है, तो आपको यह अधिकार है कि आपको एक रसीद दी जाए। इतनी बारिश के बावजूद भी आप लोग हमारे बहुत छोटे से निमंत्रण पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी निकलें, लेकिन बारिश इतनी कि आप निकल नहीं पाओगे, तो आपको सुनना तो पड़ेगा। तो एक तरह से आपकी पुलिस कस्टडी होगी, पर ठीक है। ज़्यादातर बिंदुओं पर हम लोगों ने बात कर ली है, और चूंकि ये परिवर्तन का समय है, संक्रमण काल है, कई चीज़ें जब परिवर्तित होती हैं तो जो पुलिस है, कोर्ट है, हमारे वकील हैं, और आप लोग जिनका पुलिस से, कोर्ट से या हमारे वकीलों से वास्ता पड़ेगा, अपने जब भी अगर कोई अपराध घटित होता है, आप पीड़ित होते हैं या हो सकता है किसी से कोई दुर्घटना होता है तो अपराध भी हो सकते हैं, तो उस दौरान क्या क्या परिवर्तन किया गया है, किस तरह से न्याय के प्रति हम लोगों ने जो ये नियम बनाया है हमारी लोकसभा ने और राज्यसभा में मिलकर, कि किस तरह से 163 साल पुराना जो IPC था, CRPC था, 1973 का एविडेंस एक्ट था, ये सब पुराने नियम उस समय बनाए गए थे जबकि अंग्रेज उन पर राज करते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल था जिसके ऊपर अभी बीच में बहुत विरोध भी हुआ था कि कभी कोई एक्सीडेंट कर देता था तो एक्सीडेंट करने वाले की बहुत ज्यादा गलती होती थी और वो इसको सूचना नहीं भी देता था तो उसको सिर्फ 2 ही साल की सजा थी और जमानती टाइप का अपराध था। ये 163 साल पहले क्योंकि सिर्फ अंग्रेजों के पास वाहन थे तो उन्होंने कुछ अनुरूप बनाया था। इसमें कुछ विरोध भी हुआ, इसमें विचार विमर्श भी चल रहा है, पर फिलहाल अभी उसमें 2 साल से सजा बढ़ा के 5 साल कर दी गई है और सूचना देने या नहीं देने के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा सभी से और उसके पश्चात उस पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।
ज्यादातर चीजें आपको बताती है जो पोस्टर्स भी यहाँ पे लगाए हैं कि किस तरह से नई अवधारणाएं आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के लगातार जो डायरेक्शंस आए हैं उनका इस कानून में समावेश किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा था, तो जीरो एफआईआर करके जो कॉन्सेप्ट होता है कि भले ही हमारा क्षेत्राधिकार ना हो, देश में कहीं भी कोई भी अपराध हो और पीड़ित को अगर लगता है कि मैं इस थाने में जाके बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाऊंगा, तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर जीरो में टाइमिंग कीजिए। 15 दिवस के भीतर जो थाना था जिसके क्षेत्र में वो अपराध हुआ था वहां पर ट्रांसफर हो जाए और फिर अग्रिम विवेचना वो करें। तो एक तो ये चीज कर दी गई जो पहले से महिला अपराधों में हम लोग आमतौर पर करते थे। दूसरा हो गया EFIR। आज की तारीख में सबसे आसान आपके लिए दुनिया का गेट आपका मोबाइल जो आपके हाथ में है। तो EFIR में आप मोबाइल से फोन लगा सकते हो, आप लैंडलाइन पे फोन लगा सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बेसिकली आपको अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे डर लगता है, मैं वहां जाके ये बात नहीं बोल सकता या मेरी बदनामी हो जाएगी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, मैं ही पीड़ित हूँ लेकिन मुझे ही बदनामी ना हो जाए, तो आप एक बार सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप का फोन का उपयोग करके भी हमको कन्वे कर सकते हैं। तो EFIR जिसका डिटेल में आपको अभी पीयूष ने बताया, एक वो चीज आई है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आया है वो है वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफी की एक्सेप्टेबिलिटी। वीडियोग्राफी हम पहले भी कर लेते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कानूनन जो पुलिस बयान लिखती है उसकी कोर्ट में मान्यता उतनी नहीं होती है, लेकिन वीडियोग्राफी की मान्यता बहुत हो गई है। हमारे जो केसेस होते हैं, आज बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बैठे हैं और हमारे ADPO साहब भी बैठे हैं, हमारे लगभग 40% केसेस में जो साक्षी होते हैं, जो गवाह होते हैं या जो इवन पीड़ित होते हैं, वही अपने बयान बदल देते हैं। चूंकि अब कानून ने हमको मान्यता दी है कि हम वीडियोग्राफी करें और उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, वीडियोग्राफी में 48 घंटे सीजर की प्रस्तुत करेंगे, तो इस तरह से हमारी जो वीडियोग्राफी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कोर्ट में बढ़ जाएगी और हमको विश्वास है कि इससे जो सजा मिलनी होगी वो अधिक मिलेगी। साथ ही इसमें एक और चीज है कि हम लोग जब करते हैं FIR तो कई लोग जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कई बार जो पीड़ित होता है वो तो पीछे रह जाता है, लेकिन जो पीड़ा देने वाला होता है वो दौड़ के हमारे पास पहले आ जाएगा। मतलब जो अपराधी है वो पहले आ जाता है और कहता है साहब मेरे साथ अपराध घटित हुआ है। तो जब हम लोग इसकी वीडियोग्राफी करेंगे और सीन ऑफ क्राइम की भी वीडियोग्राफी करेंगे, साक्ष्यों की भी वीडियोग्राफी करेंगे, तो जो झूठ बोलने वाले हैं उनके मन में एक डर रहेगा कि ये कोर्ट के सामने हमारा झूठ पेश होगा। कई बार लोग लगता है क्या यार झूठ बोल देते हैं, कोर्ट के सामने कुछ और बोल देंगे, तब तक तो कम से कम सामने वाले को हम जेल भेज देंगे। लेकिन अब आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो झूठ बोल रहा है उसकी वीडियोग्राफी हुई, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, कोर्ट उसको कंसिडर करेगा और 182, 211 की पहले हम इसकी बातें लगाते थे, कोर्ट स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उनको भी जेल भेजना शुरू करेगा। तो इससे झूठे अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। हमारे क्षेत्र में तो फिर भी हमारे यहाँ पे लोग ऐसा नहीं करते, बट कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बदनाम रहे हैं ऐसे ही खुद ही को गोली मार के आजादी पे 307 के झूठे मुकदमे करवाने के। वहां पर जो सीधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। एक और चीज जो इसमें शुरू की गई है कि हम लोगों से लोग जो FIR की कॉपी लेते थे या चालान की कॉपी भी लेते थे, अब हम उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध करवा पाएंगे। कई बार आपने आपको एक हार्ड कॉपी दे दी, फिर वो आपसे घूम गई या यथावत रखा गई और फिर आप सॉफ्ट कॉपी मांगने आते हो, कई बार वो आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन एक बार हमने आपको सॉफ्ट कॉपी दे दी तो आपके पास चिरकालीन समय तक वो रहेगी और आप उसका लगातार उपयोग कर सकेंगे। अन्यथा हमारे लोग RTI लगाते थे, उसमें 1 महीना जाया होता था, कई चीजें थी जिनको इस कानून ने बहुत आसान कर दिया तकनीक का उपयोग करते हुए। तो यही सब बिंदु है। इसमें से कई कंफ्यूजन आप लोग आए होंगे, आपने जब सुना होगा पिछले 26 जनवरी को हमने पहली प्रदर्शनी लगाई थी और उसके पश्चात भी हमने जगह जगह जाके प्रचार भी किया है। उसके पश्चात आपके मन में भी कई सवाल आए होंगे। ऐसा संभव है कि चूंकि कानून नया हो रहा है, कई परिस्थितियां नहीं आती है, इवन IPC में भी 163 साल बाद भी नई नई परिस्थितियां आ जाती थी और कोर्ट को उसमें नए केस लॉ देना होते थे। ये कानून तो आज ही से अभी चालू हुआ है और अभी तो सिर्फ 15-16 घंटे ही हुए। तो नई परिस्थितियां भी आएंगी, हो सकता है कि आपके भी सोचने में कुछ नया आए तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम लोगों के पास उसका समाधान होगा तो हम देंगे। अगर हमें लगेगा कि इसमें और थोड़ी समझ की जरूरत है या किसी और से बात करने की जरूरत है तो वो भी हम बात करके आपको बाद में करने करेंगे। तो अब हम लोग का आपसे यही निवेदन है कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम लोग उससे समाधान करने का प्रयास करेंगे। जिसको न्याय संहिता बोला गया है उसमें सिर्फ 10 धाराएं जोड़ी गई, सिर्फ 10 धाराएं, 10 धाराएं नहीं है, 10 नए अपराध जोड़े गए। मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ आप सज्जनों को, माननीय माताओं बहनों को, भाइयों को बताना चाहता हूँ कि नवीन अपराध में एक धारा जोड़ी है, धारा 48। धारा 48 देखिए, धारा 48
धारा 48 जो है भारत में अपराधों का दुष्परिणाम होती है। धारा 69 शादी का झांसा लेकर महत्व करना, ये एक नया अपराध आया है। अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल किया था कि शादी का जो झांसा। सभी को राष्ट्रीय गान शुरू करना है। राष्ट्रीय गान शुरू भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए कब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वर्तमान में जो अभी कानून चल रहे थे आईपीसी, सीआरपीसी, ये लगभग 160 वर्ष पुराने कानून थे। इसमें बदलाव किया गया है। आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है और सीआरपीसी, जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया गया है। इसमें आधारभूत चेंजेस किए गए हैं। इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसमें पहला तो ये है कि हम कहीं भी किसी भी थाने में जाके एफआईआर करा सकते हैं। पहले ये होता था कि संबंधित थाने में जाना पड़ता था, अब वो बाध्यता समाप्त कर दी गई है। किसी भी थाने में जाकर वो एफआईआर कराई जा सकती है और वो संबंधित थाने को भेज दी जाएगी। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी, जैसे मोबाइल से, मेल के द्वारा भी अपनी एफआईआर करा सकते हैं और इसको कराने के 3 दिन के भीतर फिर हमें थाने जाकर उसको वेरीफाई करना होगा कि हाँ, हमने ही ये एफआईआर कराई है। इसके अतिरिक्त पहले जब पुलिस में एफआईआर करा दी जाती थी तो पीड़ित पक्ष को, फरियादी को ये पता नहीं चलता था कि उसके मामले में हुआ क्या है। अब इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 90 दिन के भीतर उनको बताया जाएगा कि आपके मामले में क्या हो रहा है। इसमें पहले वीडियो रिकॉर्डिंग बयानों की नहीं होती थी, जो इस नए कानून में इसको मान्यता दी गई है कि बयानों की हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको न्यायालय में पेश कर सकते हैं। कोई भी सीज़र हम जब जब्ती करते थे तो पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और ये भी न्यायालय में भेजी जाएगी। कुल मिलाकर पूरे कानून के बदलाव का मकसद आम जनता को, आम व्यक्ति को न्याय, सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है, त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त न्यायालय से भी अपेक्षा की गई है इन कानूनों में कि वो भी इसमें टाइम लिमिट में ही प्रकरणों का निकाल करें। कुछ आईपीसी में धाराओं में परिवर्तन किया गया है, तो वो धाराओं के चेंज हो गए हैं। इसमें सामुदायिक सज़ा का भी प्रावधान इसमें किया गया है। महिला संबंधी अपराधों में पहले जब महिला की एफआईआर होती थी तो उसकी वीडियोग्राफी नहीं होती थी, वीडियोग्राफी कथन होते थे। अब एफआईआर की भी वीडियोग्राफी के प्रावधान इसमें किए गए हैं। सब मिलाकर कानून को महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और आम नागरिक के लिए बहुत सुविधायुक्त बनाया गया है ताकि उन्हें सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। मोबाइल के द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान, मान लीजिए जब्ती का वीडियो बनता है, घटनास्थल निरीक्षण का वीडियो बनता है या साक्षियों के कथन का वीडियो बनता है, तो ये भी न्यायालय में मान्य किए जाएंगे। अगर किसी को धमकी दी जाती है या ऐसे कोई ऑडियो आते तो उसकी जांच होगी और उस पर एफआईआर होगी और कार्रवाई भी होगी। इसमें जो जांच का विषय है, जिन अपराधों में 3 से 7 साल की सज़ा है, उसमें पुलिस को ज़रूर यह सुविधा दी गई है कि वो 14, अगर उनको लगता है कि यह संदेहास्पद मामला है तो वो 14 दिनों तक उसकी जांच कर सकते हैं डीएसपी साहब की परमिशन से, और उस जांच के बाद उस पर अपराध रजिस्टर किया जा सकता है। जैसे किसी ऑडियो के द्वारा किसी को धमकी दी जाती है, फ़ोन के द्वारा धमकी दी जा सकती है। यदि पुलिस को लगता है कि संदेहास्पद मामला है तो पुलिस इसकी जाँच करेगी और जाँच करने के बाद इसमें एफआईआर करेगी।
आम जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि जो नए कानून हैं इनका महत्व समझें, इसके अधिक से अधिक लाभ लें, इसके प्रति जागरूक हों और कानून बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। मौसम लगातार गर्म होने के बाद थोड़ी बहुत बारिश के कारण उमस भरी गर्मी ने जन सामान्य को परेशान कर दिया था, परंतु सोमवार को पूरे दिन झमाझम बारिश हुई जिससे मौसम ठंडा हुआ। वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। किसानों के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें खिंच गई थीं, अब वह भी दूर हो गई हैं। मौसम खुशनुमा हुआ, परंतु इस बारिश ने नगरीय प्रशासन की पोल जरूर खोलकर रख दी है। बता दें, बारिश के पहले जल प्लावन से निपटने के लिए जो तैयारी नगरीय प्रशासन करता था, शायद वह तैयारी पूर्ण तरीके से नहीं हुई, जिसके कारण सोमवार को हुई बारिश ने निचले बस्तियों में पानी भर दिया तो वहीं शहर की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बाजार के अंदर व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी दुकानों के सामने पानी भरा हुआ था। अगर समय रहते नालों व नालियों को साफ कर दिया जाता तो शायद यह पानी नहीं भरता। ऊंचे क्षेत्रों में बारिश होने के कारण नर्मदा व बंजर नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। बारिश के कारण सभी के चेहरे खिले हुए हैं। खुशनुमा मौसम, झमाझम बारिश ने ऊर्जा का नया संचार किया है। ₹60 चल रही है, 60 रुपए